प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की कहानी शरणदाता शुरू की थी। इस कहानी में हमने पढ़ा कि ये कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की कहानी है, जिस समय सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। हालांकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, लेकिन कोई ताकत थी एक जो इनको अलग करने की कोशिश कर रही थी। तो हमने पढ़ा कि देवेंद्र लाल जी हिंदू हैं, जो कि मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं। उनके मुस्लिम मित्र है रफ़ीकुद्दीन, जो कि उन्हें घर छोड़ने के लिए मना करते हैं कि आप अपना घर छोड़कर मत जाइए, क्योंकि माइनॉरिटी का कर्तव्य है, मेजॉरिटी का कर्तव्य है कि वो माइनॉरिटी की हिफाजत करे। अर्थात बहुसंख्यक लोगों का कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यक लोगों की मदद करें, उनकी सुरक्षा करें। तो देवेंद्र लाल जी हैं, उनकी पत्नी है, वो अपने मायके जालंधर गई हुई है। देवेंद्र लाल अपने पहाड़िया नौकर संतू के साथ रहते हैं। उनके आसपास के हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि वो चले जाएं, लेकिन रफ़ीकुद्दीन उन्हें मना करते हैं कि वो मत जाएं। एक दिन धीरे से रफ़ीकुद्दीन उनसे कहते हैं कि आप अपना सामान बांधकर मेरे घर आ जाइए। तो देवेंद्र लाल अपना ज़रूरी और कीमती सामान लेकर रफ़ीकुद्दीन के घर रहने आ जाते हैं। रफ़ीकुद्दीन बाहर की घटना देवेंद्र लाल को बताते रहते हैं कि बाहर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन एक दिन उनकी वाणी में भी निराशा थी, पीड़ा थी, थकान थी, उदासी थी, एक विवश थी एक तरह की। तो वो अपने मित्र देवेंद्र लाल के सामने उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि एक डॉक्टर है, जो कि मुसलमान लोगों के कहने पर उनके साथ मरीजों को देखने घर घर जाते हैं, लेकिन एक मरीज पर स्टेथोस्कोप लगाकर देखने के लिए झुके थे कि उन मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पेट में छुरा भोंक दिया। इसी प्रकार एक रेलवे की घटना भी हमने पढ़ी थी। यानी कुल मिलाकर विषाक्त वातावरण था, द्वेष और घृणा थी सब तरफ। हिंदू पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई थी। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन तक पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे स्टेशन सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके। और 200-250 आदमी कृपाने निकालकर, यानी सिख लोग, उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचे। तो इस घटना का जिक्र भी रफ़ीकुद्दीन ने किया, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, यानी उसके पीछे जो बिना कहा गया वाक्य था कि मैं तो यहाँ अकेला हूँ, वो वहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा। लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुँचा आए। तो ये इस घटना का जिक्र भी रफ़ीकुद्दीन करते हैं। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया। तो आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में
6-7 आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आए। रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुईं। सारी बात प्रायः धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्रलाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। यहाँ तक अपने पढ़ा था। आगे है आज। 2 घंटे बाद जब उन्होंने 2 घंटे बाद उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। किसने? देवेंद्रलाल ने। यानी फटाफट जाकर उन्होंने कुछ बात नहीं पूछी। पर जब रफ़ीकुद्दीन उनकी ओर न देख कर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए, उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे रहा न गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली। अब देवेंद्रलाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और आपको खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग। लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में न पड़े। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्रलाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्रलाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी। फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्रलाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे, और क्या? फिर भी क्या धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए। हल्ला करने न मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही चला जाऊँगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपके चले जाने से हम ही ने तो रोका था। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्रलाल वहाँ से टल जाएंगे। रफ़ीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा। क्यों कि देवेंद्रलाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्रलाल शेख अत्ताउल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, थाले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था, यानी दरवाजा था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्रलाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके
उसमें भी ताला लगा दिया गया। तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा। यानी पहले तो उनके मन में विचार आए कि ये जो आज़ादी मिली है, क्या वास्तव में यही आज़ादी है? यानी अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन एक सांप्रदायिक हिंसा का बीज बो दिया भारत और पाकिस्तान का विभाजन करके। तो ये विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं। फिर उन्होंने, जो मानव का स्वभाव होता है कि क्या है वहाँ पर, तो उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज, ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद, काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक और सामने के मकान की कोने वाले बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही न रहा था। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी न होती तो कोठरी में मकड़ी, चिड़ी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आज़ाद देश का आकाश, यानी क्या वास्तव में यही आज़ादी है? और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, दुपेन दाप्या में लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक इन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना खाता था, यूं वे 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ या नहीं, यानी अभी शांति हुई या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था हाँ। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, मतलब वहाँ खाना खा खा कर उसका आना जाना हो गया था। आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता, फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाले गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगू सुनते और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ों से वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन
और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब के बीवी की। एक और आवाज़ थी शेख साहब के बीवी की और एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में व्यय का खुरदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री, एक विनीत युवा स्वर था जो प्राय पहली आवाज़ की जेबू जेबूनी पुकार के उत्तर में बोलता था, यानी उसका नाम जेबू या जेबू निशा होगा, इसलिए शेख साहब की लड़की जेबू निशा का स्वर था। दो मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी, एक तो आबिद मियाँ की जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसीलिए वही लड़का जो खाना लेकर आता था, और एक बड़ी भारी और चर्बी से निकली आवाज़ जो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल स्पष्ट समझ आते हैं, यानी शेख साहब, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटा, तो उन बेटी और बेटों के शब्द तो उनके समझ में आते क्योंकि वो तीखे शब्द थे, पतली आवाज़ें थी, लेकिन शेख साहब की भारी आवाज़ उनके समझ में नहीं आती थी। यहाँ आज अपने यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।